नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे फॉरेस्ट कवर के बारे में। स्पेशली पिछले 35 साल में, यानी कि 3.5 डिकेड्स में भारत का फॉरेस्ट कवर किस तरह से चेंज हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव क्यों हैं, क्या कारण है। ये जो टॉपिक है, क्योंकि आजकल फॉरेस्ट की महत्ता इतनी बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की वजह से, कि जितने आपके ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम में या डिफरेंट और भी जितने एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करते हैं, इन सब में किसी न किसी फॉर्म में ये फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक्स अक्सर आते रहते हैं। तो मेरे वीडियोज़ में मेरा मुख्य मकसद यही रहेगा उन लोगों से जुड़ना जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे तो कोई भी पर्यावरण प्रेमी इससे जुड़ सकता है जिसको बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से लगाव है, लेकिन स्पेशली मेरे वीडियोज उन्हें फोकस करेंगे जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये टोटल एक सोशल कॉज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ने सबसे पहले 1952 में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो 1952 में आई थी, 1952 में। और 1/3 एरिया हमारा कवर होना चाहिए फॉरेस्ट एंट्री कवर से, वो इस पॉलिसी में कहा गया था। आपको बहुत सा लिटरेचर मिलेगा जहाँ ये कहा गया है कि 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी में ये कहा गया है कि 1/3 एरिया, जोग्राफिकल एरिया भारत का, वो इससे कवर होना चाहिए फॉरेस्ट एंट्री कवर से। वो करेक्ट नहीं है। सबसे पहले 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, आज़ाद भारत की जो पहली पॉलिसी थी, उसमें ये कहा गया है कि 1/3 एरिया हमारा फॉरेस्ट एंट्री कवर से आच्छादित होना चाहिए। तो उसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं कि जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे हरियाणा पंजाब टाइप है, वहाँ कम से कम 20% एरिया फॉरेस्ट एंट्री कवर से कवर होना चाहिए। और पहाड़ों में हिमालयाज हैं या वेस्टर्न घाट्स हैं, उनमें कम से कम 2/3 लैंड आपकी फॉरेस्ट एंट्री कवर से आच्छादित होना चाहिए। जैसे, लेकिन हम लोग इसमें बहुत पिछड़ रहे हैं। जैसे हरियाणा पंजाब दोनों कृषि प्रधान प्रदेश हैं, लेकिन हरियाणा की जहाँ तक बात करें तो ओनली 7% एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंट्री कवर, लगभग। पंजाब में इससे भी कम है, लगभग 6% फॉरेस्ट एंट्री कवर एरिया है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो 2/3 नहीं है, ओनली 45% फॉरेस्ट कवर है आज की तारीख में। हालांकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के तौर पे दर्ज होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड भी हो सकता है, जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। वो हालांकि उत्तराखंड का लगभग 2/3 से ज़्यादा है। लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की ये भी बात है कि इसको सिंपली फॉरेस्ट एरिया भी बोल देते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें पेड़ हों, वो लैंड बैरन भी हो सकती है, लेकिन बस लैंड ये है कि केवल आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट के तौर पे दर्ज है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो उत्तराखंड का 2/3 से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर 45%। अब आइए, मैं ये अपने वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो 87 ऑनवर्ड बात कर रहा हूँ। 87 को ही क्यों मैंने तो सिलेक्ट किया, क्योंकि 87 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। उन्होंने 87 से फॉरेस्ट मैपिंग शुरू की विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी। कुछ ग्राउंड ट्रूथिंग भी वो लोग करते हैं, और हर 2 साल में वो एक आंकड़ा लेके आते हैं कि हर स्टेट में, विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस तरह से फॉरेस्ट कवर चेंज हो रहा है। एक और इसमें उस समय 87 से लेके 2099 तक सिर्फ फॉरेस्ट कवर की मैपिंग होती थी। ट्री कवर का जो एक फिगर आया है, आंकड़ा आना शुरू हुआ है, वो 2001 के बाद आना शुरू हुआ है। अब ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या फ़र्क है? फॉरेस्ट एरिया तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल एरियाज विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट कवर वो पैचेज हैं या वो लैंड्स हैं विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया एंड हैविंग ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। यानी कि उसमें अगर किसी किसान का कीनों का बगीचा है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, तो वो भी फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। आपकी कोकोनट प्लांटेशन है, वो भी फॉरेस्ट कवर में आ जाएगी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है और 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है। और ट्री कवर में ट्री पैचेज वो आते हैं जो लेस देन 1 हेक्टेयर इन एरिया हैं लेकिन आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो 2001 तक तो फॉरेस्ट कवर ही मॉनिटर करती थी ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप इस टेबल में देखिए कि जब ये मॉनिटरिंग शुरू हुई तो लगभग हमारा 19.5% एरिया, 19.49% अपना कंट्री का एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर था। और आप 12 साल बाद आइए, 87 से लेके 99 तक ये फिगर हमारा घट ही रहा है। बढ़ रहा है तो बहुत कम बढ़ रहा है, वेरी मार्जिनली। 99 में हम इससे थोड़ा सा कम ही पहुंच गए, 19.39% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट कवर। बढ़ना शुरू हुआ है तो 2001 और 2003 में बढ़ा है, तो 2003 तक ये 20.64% ऑफ द टोटल कंट्री एरिया हो गया। तो बहुत ही स्लो इंक्रीमेंट हो लग रहा है। जो कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ा है। क्या कारण है, हम लोग इस पर अभी मैं आऊँगा। अभी मोटा मोटा यही देखिए, तो 2003 में ये 20.64% हो गया हमारे टोटल कंट्री एरिया का। तो अब इस मुकाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब तो 25% एरिया कवर हो जाना चाहिए 2007 तक, क्योंकि अब हम बड़ी ठीक ठाक गति से आगे बढ़ रहे हैं, और 33% हमें 2012 तक कवर कर लेना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं कि जो पिछली रिपोर्ट आई है 2021 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, अभी हमारा फॉरेस्ट कवर पहुंचा है ओनली 21.7% ऑफ दी जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। और इसमें अगर ट्री कवर भी जोड़ दें 2.91%, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अभी तक 25% से भी कम है, एग्जैक्टली है 24.62%। तो पिछले 70 साल से 52 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, पहली आज़ाद भारत की पहली, तो पिछले 70 साल हो गए। तो 70 साल से लेके आज तक अभी जो प्लान किया गया था और अचीव किया गया है टारगेट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का, वो अभी तक काफ़ी बड़ा गैप है। 25% ही मुश्किल भी हम नहीं कवर कर पाए हैं, जबकि 1/3 एरिया हमें कवर करना था। अब आइए पिछले 10 साल का अगर देखें 2011 से लेके 2021 तक, इसमें आप देखेंगे कि एरिया ये फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। 21% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री से 2011 में था, और वो 2021 में हो गया 21.71%। इसमें मोटे तौर से ये देखेंगे कि हर 2 साल में एरिया
फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, लेकिन वही है कि बहुत कम उससे बढ़ा है। और इसमें अगर आप वो जोड़ दें, अब इसको अगर टोटल करें 2011 से 2021 तक, ये जो परसेंटेज इंक्रीज है इन सबको अगर ऐड करें तो ये फिगर आता है 3.11%। और इसमें ट्री कवर भी अगर जोड़ दें, ट्री कवर का कॉलम मैंने इसमें नहीं डाला है, मोटा मोटा ट्री कवर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 2011 में हमारा ट्री कवर था 2.51% और 2021 में था 2.91%। ज़्यादा नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस फॉरेस्ट कवर में अगर 21.71% में अगर ट्री कवर भी जोड़ दें तो वो टोटल परसेंटेज इंक्रीज बन जाता है 3.34%। सिर्फ फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज इंक्रीज बनता है 3.11%, और इसमें अगर वो जोड़ते हैं ट्री कवर का भी परसेंटेज इंक्रीज तो 3.34%। तो 3.34% हमारा एरिया बढ़ा है पिछले 10 साल में इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब अगले 10 साल में, और अभी हमारा टोटल ट्री का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 24.62%। इसमें अगले 10 साल में अगर यही स्पीड रहती है तो अगले 10 साल में लगभग 28% बन जाएगा, यानी कि 2032 तक। और उससे अगले 10 साल में ये लगभग 31-32% के बीच रहेगा, यानी कि आने वाले 20 साल में भी हम लोग 33% पर नहीं पहुंचने वाले अगर स्पीड यही रही तो, अनलेस अनटिल सम ड्रास्टिक एक्शन आर टेकन। एफॉरेस्टेशन की रेट नहीं बढ़ाई गई, डिफॉरेस्टेशन जहाँ भी इलीगल फेलिंग्स हैं या और प्रॉब्लम्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ग्रेजिंग वगैरह हैं, ओवर ग्रेजिंग, लैक ऑफ रीजनरेशन, इन सबको अगर टैकल नहीं किया तो अगले 20 साल में भी हम टारगेट अचीव करने वाले नहीं हैं। वो इस टेबल से क्लियर पता लग रहा है, जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उससे ये क्लियर है। अब इंटरनेशनल कमिटमेंट पर आइए। 2015 में COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हर साल होता है अंडर यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, जिसको अपन UNFCCC बोलते हैं। तो इंडिया का NDC था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम अगले 10 साल में यानी कि 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हमारे फॉरेस्ट अब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि हम एक्स्ट्रा फॉरेस्ट कवर क्रिएट करेंगे, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और वो इतना होगा कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वो सिक्वेस्टर करेगा। लेकिन 2030 तक तो ये मुमकिन लग ही नहीं रहा, 2040 तक ही मुमकिन नहीं लग रहा है कि ये हमारा 1/3 एरिया कवर हो जाएगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से। तो ये टारगेट तो अचीव होने वाला नहीं लग रहा, अनलेस अनटिल सम ड्रास्टिक एक्शन आर टेकन। अब देखिए, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि भाई भारत सरकार खर्चा कम कर रही है फॉरेस्ट्री सेक्टर पे, जितना GDP का होना चाहिए परसेंटेज उतना नहीं कर रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भाई बहुत सारे और सेक्टर हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, रेलवे है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जहाँ कोई भी सरकार खर्चा बेतहाशा करेगी ये दिखाने के लिए कि भाई हमने इतनी सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए, इतने गांव में पीने का पानी पहुंचा दिया, इतने घरों में बिजली पहुंचा दी। तो दीज आर कॉल्ड टेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट तो फॉरेस्ट के भी बहुत हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो ये सब गवर्नमेंट दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर बहुत सारे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे उनकी स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी
काम कर रही हैं ये फॉरेस्ट्री सेक्टर में, जैसे GIM जिम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। कैंपा के अंतर्गत भी एक NPV कंपोनेंट होता है जिसमें प्लांटेशन होती हैं। इस पे अपन एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कैंपा और NPV के बारे में। फिर ग्रीन हाईवे, जितने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, ग्रीन हाईवे मिशन, उसमें बहुत प्लांटेशन हो रहा है। नमामि गंगे मिशन में बहुत प्लांटेशन, अर्बन फॉरेस्ट्री को नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, इसमें बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अलावा वन महोत्सव में हर साल करोड़ों सीडलिंग्स लगाई जाती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हम अभी तक 1/3 एरिया हमारा कंट्री का अचीव नहीं कर पाए हैं अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। क्या कारण है? तो सबसे बड़ा रीजन तो है वेरी हाई बायोटिक प्रेशर। हमारे देश में एरिया वाइज हमारा देश 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। पॉपुलेशन वाइज हम नंबर 2 पे हैं आफ्टर चाइना। और आवर कंट्री कवर्स ओनली 2.5% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द होल ग्लोब। मात्र 2.5% एरिया पे आपकी लगभग 18% ह्यूमन पॉपुलेशन बसती है भारत में, और इतनी ही लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। तो इससे इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कि एरिया बहुत थोड़ा है अगर हम पूरे ग्लोब का परसेंटेज लें, और उसमें 1/6 ह्यूमन पॉपुलेशन या लगभग 18%, और उतनी ही कैटल पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यहाँ रिजाइड कर रही है। तो इसका बहुत हैवी बायोटिक प्रेशर है। अब आप देखिए, देन फ्यूल वुड और फॉडर रिमूवल, लगभग 27% गांव हमारे फॉरेस्ट के आसपास बसे हुए, इन दी फॉरेस्ट, इनसाइड फॉरेस्ट और आउटसाइड फॉरेस्ट, फ्रिंज विलेजेस जिन्हें बोलते हैं। लगभग हमारे देश में गांव हैं 6.5 लाख से कुछ ज़्यादा, 6.60 लाख से। इसका अगर 27% आप लें तो ये बनता है 1,80,000। तो 1,80,000 गांव ये मायने रखता है। उनका फायरवुड रिक्वायरमेंट और फॉडर रिक्वायरमेंट सारा फॉरेस्ट से ही पूरा होता है। तो ये हमारे फॉरेस्ट पे बहुत ज़बरदस्त लोड है। फिर आ गया लैक ऑफ रीजनरेशन। अब इतने पशु वहाँ चरेंगे, ओवरग्रेजिंग। इस ओवरग्रेजिंग की वजह से आपका जो सीडलिंग्स हैं, जो थोड़ी बहुत पैदा भी होती हैं, वो सारी ओवरग्रेजिंग की भेंट चढ़ जाती है। अब इतने लाइव स्टॉक घूमेगा जंगल में, स्टाल फीडिंग की लोगों को हैबिट बहुत कम है। स्पेशली I am talking about people living around forest। और पिछले कुछ सालों से फायर इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, नंबर ऑफ समर सीजन, नंबर ऑफ डेज एसोसिएटेड विद समर सीजन। गर्मी के दिन आपके बढ़ रहे हैं, सर्दी का पीरियड सिकुड़ रहा है। इस वजह से फायर इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि दिसंबर 2021 में राज्यसभा में रखा गया था, कि नवंबर 20 से जून 2021 तक, यानी कि ये 7-8 महीनों में फायर रिपोर्टेड जो थी, फॉरेस्ट फायर रिपोर्टेड थी, वो लगभग 3.45 लाख थी। मोटा मोटा 3.5 लाख इंसिडेंसेस पकड़ ली। और ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड है इन द कंट्री फॉर दिस पीरियड ऑफ 7 मंथ, पिछले कई सालों के मुकाबले। और उससे पिछले साल 2018-19 में ये लगभग 2.58 लाख थी, यानी कि एक साल में ही 90,000 के करीब आपकी फायर इंसिडेंसेस बढ़ गए।
तो इसके रीजन्स हैं कुछ, तो आपका ये क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन फायर इंसिडेंसेस ये कुछ लोकल लोगों की जागरूकता न होने के कारण भी होता है। कुछ लोग घासनियों में आग लगा देते हैं कि भाई फिर वो फायर फायर अनकंट्रोल हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और अनप्रोडक्टिव कैटल कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आपके जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट नहीं और भी आपका लैंड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, सभी के ऊपर प्रेशर आगे बढ़ता ही जाएगा। और इस तरह की ह्यूमन पॉपुलेशन पॉलिसी और कैटल कंट्रोल पॉलिसी, अनप्रोडक्टिव कैटल कंट्रोल पॉलिसी एक स्टेबल सरकार ही बना सकती है। जो खिचड़ी सरकारें जो पहले आती थी वो नहीं बना पाएंगी। तो इस मामले में मैं तो कहूँगा मोदी सरकार को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, मोदी साहब को, कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि देश की अधिकतर समस्याएं हल हो जाए, हल हो सकती हैं। और भी बहुत सारे कुछ इनोवेटिव एंड आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ हैं जो कि जिनके जरिए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ सकता है। उनके बारे में चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, और आपके कमेंट्स इसमें दीजिएगा। और मैंने ईमेल आईडी पहले स्लाइड में दे दिया है, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए इस वीडियो के तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्पेशली उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और इस सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच।